बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक संपन्न। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ली बैठक। बागेश्वर उपचुनाव पर चर्चा। आगामी लोकसभा चुनाव पर भी हुआ मंथन। संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हरिद्वार। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। साधकों और छात्रों को करेंगे संबोधित। विभाजन विभीषिका सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। शहीद तमाम सेनानियों के परिजनों को किया सम्मान। स्मृति स्थल के निर्माण का ऐलान। गदरपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। स्मैक बेचती महिलाओं को किया गिरफ्तार। 1 लाख से अधिक नकदी सहित जेवरात बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND 24। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ देहरादून से खबर, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक ली है। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। बैठक में बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर अभियान की रणनीति बनी है। तो देखिए, ये बैठक ली गई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक ली, जिसमें जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के चर्चा की गई है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर अभियान की रणनीति भी इस बैठक में बनाई गई है। तो बागेश्वर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के प्रचार प्रसार लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हुई है। इसके साथ ही जो लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं उसकी तैयारी में भी बीजेपी जुटी हुई है। तो उसको लेकर भी बीजेपी की ओर से मंथन किया गया। रणनीति तैयार की गई। लोकसभा चुनाव में किस तरीके से कार्य करना है और किस रणनीति पर बीजेपी को कार्य करना है, तो उस पर इस बैठक में चर्चा की गई है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। विनय, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक ली। किन मुद्दों पर चर्चा हुई? सबसे पहले उपचुनाव की बात। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर देखा जाए तो उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के जो यहाँ पर जिला हरिद्वार पड़ता है, वहाँ पर जो है यहाँ पर जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका 1 दिवसीय दौरा था, जिसके बाद जो है उनके कई कार्यक्रम भी इस दौरान यहाँ पर लगे थे। तो अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक है वो भी यहाँ पर होनी सुनिश्चित थी। तो इसमें अब जो यहाँ पर चर्चा हुई है इसमें किस तरीके से जो है लोकसभा के चुनाव रहेंगे, क्या कुछ रणनीति के तहत जो है इसमें कार्य किया जाएगा। सभी पदाधिकारी जो है इस दौरान वहाँ पर मौजूद भी थे। तो क्या कुछ इसमें रणनीति रहनी है और किस तरीके से जो है यहाँ पर आगे की कार्यशैली रहेगी और क्या कुछ इसमें विशेष रहेगा, इन सब चीज़ों को लेकर के जो है यहाँ पर पदाधिकारियों के साथ में जो है उनकी बैठक हुई है। जी बिल्कुल विनय, उपचुनाव बागेश्वर में होना है। ऐसे में उपचुनाव की क्या तैयारी बीजेपी की ओर से अभी चल रही है? प्रचार प्रसार को लेकर क्या स्टेटस है? बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर बागेश्वर उपचुनाव के अगर बात की जाए तो 5 सितंबर को जो है बागेश्वर के उपचुनाव होने हैं। इससे में यहाँ पर जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर जो बड़े प्रत्याशी हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों के नाम की जो यहाँ पर मोहर लग चुकी है। तो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है जो कैबिनेट मंत्री यहाँ पर रहे हैं स्वर्गीय चंदन रामदास की वाइफ को जो है इस बार यहाँ से है, और पार्वती दास की अगर बात की जाए तो उनको जो है यहाँ पर टिकट मिला है। वैसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है विकास कार्यों को देखते हुए जनता उनको वोट करने वाली है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दीजिए कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस में भी यहाँ पर बसंत कुमार जो है उनको यहाँ से टिकट मिला है। हालांकि यहाँ पर बीजेपी लगातार अपनी जीत का जो दावा है वो यहाँ पर कर रही है। बिल्कुल विनय, लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं। ऐसे में बीजेपी अभी से तैयारियों में जुटी हुई है। तो उत्तराखंड में ऐसी कौन सी सीटें हैं जिन पर जो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का फोकस है और वहां पर ज्यादा एक्टिव बीजेपी नजर आ रही है, जिसको लेकर के ठोस रणनीति बीजेपी की ओर से बनाई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए, आपको बता दें कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने पहले भी जो है यहाँ पर एक बयान उनका यहाँ पर आया था कि जो बीजेपी है यहाँ पर
पूरी तरीके से जो है यहाँ पर सीट निकाल कर आएगी और भारी मतों से जो है ये जीत यहाँ पर दर्ज होनी है। क्योंकि जिस तरीके से जो है यहाँ पर चंदन रामदास की अगर बात की जाए, जो कि स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, तो उनकी जो छवि है काफ़ी अच्छी रही है और काफ़ी कुछ विकास कार्य यहाँ पर जो है उत्तराखंड में जो है हुए हैं। और वहीं बात अगर बागेश्वर उपचुनाव की जाए तो 4 बार जो है पहले भी उनको यहाँ से विधायक वहाँ की जनता ने चुना है। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए जो है यहाँ पर सीएम ने स्थिति यहाँ पर साफ कर दी है। और वहीं बीजेपी के जो नेता है उनका भी साफ यहाँ पर कहना है कि पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो जो है यहाँ पर बागेश्वर की जो सीट है वो यहाँ पर बीजेपी के खाते में आ रही है। बिल्कुल विनय, दोनों ही चुनावों में बीजेपी का अभी फोकस है। फिलहाल बागेश्वर उपचुनाव और लोकसभा चुनाव की भी तैयारी बीजेपी की ओर से की जा रही। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर उपचुनाव की हम बात कर रहे थे, जहां पर बागेश्वर उपचुनाव होना है और रणनीति एक ठोस बीजेपी की ओर से बनाई जा रही है। बता दें, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। सितारगंज में बहनों ने भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधे तो वहीं बहनों की सुरक्षा का संकल्प लिया। भाइयों ने बहनों को उपहार स्वरूप पौधे देकर वृक्षों की सुरक्षा की शपथ दिलाई। बता दें कि सितारगंज में देश की सुरक्षा के लिए घर परिवार से कोसों दूर पुलिस विभाग, वन विभाग व बॉर्डर पर हजारों सैनिक तैनात है। चाहे मूसलाधार बारिश हो या कड़कड़ाती ठंड या फिर जला देने वाली गर्मी, ये वन विभाग, पुलिस विभाग के सैनिक हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए देश में अपनी अपनी सीमाओं पर डटे रहते हैं। कोतवाली में हमारी एकल अभियान की बहनों ने राखी बंधन का एक त्योहार किया है। हमारे पुलिस वाले भाई जो हैं अपने राखी बंधन में अपने घर नहीं जा पाते हैं, अपनी बहनों से राखी नहीं बंधवा पाते हैं। इसलिए हम लोगों ने एकल अभियान के तरफ से ये अभियान चलाया कि हम उन भाइयों के हाथ में कल राखी बांधें जिन भाइयों की कलाई हमेशा ये सूनी रहती है। हमारा ये कार्यक्रम एक वन विभाग में हुआ है और सितारगंज कोतवाली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहाघाट के चोमल्ला बैंड में सिख तीर्थ यात्रियों से भरे अनियंत्रित ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में महिला समेत 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कैंटर चालक तस्वीर सिंह शराब के नशे में था। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। सरदार जी, मैंने गाड़ी खड़ी भी कर दी, उन्हें 20 रोड में जब भी मोड़ काटने के बाद सीधी रोड पे चढ़ा दी गाड़ी को। इंजन में सारा नुकसान है। 3 सवारी थे, तीनों में लगी है, घर के ही है। दारू पी रखी है सरदार जी ने, अभी भी दिख रहा हो। महिला वो 8.5 मंथ्स प्रेग्नेंट है और ठीक है, वो स्टेबल है। हल्का उसके राइट लेफ्ट शोल्डर में थोड़ा सा पेन बता रही है, बट ठीक है, खतरे की स्थिति नहीं है, ठीक है, बच्चा भी ठीक है, FHS है। तो लोहाघाट के चोमल्ला बैंड में सिख तीर्थ यात्रियों से भरे अनियंत्रित ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में महिला समेत 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि चालक तस्वीर सिंह शराब के नशे में था। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, घायलों में गर्भवती महिला भी शामिल है। घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। शराब के नशे में ट्रक चालक था। घायलों में गर्भवती महिला के भी शामिल है। शराब के नशे में ये ट्रक चालक था। ट्रक ने कार को टक्कर मारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ नगर पालिका परिषद की ओर से आर्मी परिसर में रहने वाले सैनिकों के परिवारों को सोर्स सेग्रीगेशन प्रोग्राम की जानकारी दी गई। वेस्ट डिस्पोजल अवेयरनेस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत इसका आयोजन किया गया। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कॉम्पैक्ट मशीन से नगर पालिका ने अब तक 1 करोड़ से अधिक की कमाई की। जैविक और अजैविक कूड़े को अलग रखने के पीछे के कॉन्सेप्ट भी बताए। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के बारे में भी जानकारी दी।
जिला ई पुस्तकालय गोपेश्वर में जिला प्रशासन ने अनटाइड फंड से पठन पाठन के लिए अत्याधुनिक व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ अब पुस्तकालय में पढ़ने वाले पाठकों को मिलने लगा है। पहले यहां पर 7 से 8 बच्चे प्रतिदिन पढ़ने आते थे, लेकिन वर्तमान में अच्छी सुविधाएं मिलने के बाद जिला पुस्तकालय में सदस्यों की संख्या 500 से अधिक हो गई है और प्रतिदिन यहां पर 100 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। ई पुस्तकालय में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने पुस्तकालय में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की है। वहीं पाठकों को अच्छी वाईफाई सुविधा भी दी जा रही है। जिला प्रशासन की पहल पर ई पुस्तकालय का लाभ पाठकों को मिलने लग गया है। विगत 3-4 महीने से जिला प्रशासन की ओर से चलाई जा रही यहाँ पर जो लाइब्रेरी है, यहाँ पर आ रहा हूँ। यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की पुस्तकें भी उपलब्ध हैं और यहाँ पे जो ऑनलाइन माध्यम से भी आप पढ़ाई करना चाहते हो उसके लिए भी यहाँ पे विभिन्न संसाधन उपलब्ध हैं। एवं कुछ समय पूर्व यहाँ पे जो नई पुस्तकें आई और जो नया कार्य हुआ तो उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, तो अच्छा अनुभव यहाँ, अच्छे शिक्षा यहाँ पे उपलब्ध हो रही है। बागेश्वर उपचुनाव में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार लगातार सुर्खियों में हैं। देर शाम को धारा 144 के उल्लंघन मामले में जिला न्यायालय बागेश्वर से रिहा होने के बाद जिला प्रशासन बागेश्वर बॉबी पवार को प्रेस वार्ता करने तक की अनुमति नहीं दे रहा है। पुलिस ने बॉबी पवार को स्थानीय होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुमति नहीं दी। मजबूरन बॉबी पवार को सड़क किनारे खड़े होकर प्रेस वार्ता करनी पड़ी। भारत में ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के उन्मूलन को लेकर कई सारी योजनाओं को चलाया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी टीबी मुक्त उत्तराखंड के लिए योजनाओं को चलाया जा रहा है। इसके तहत टीबी के मरीजों का निक्षय कार्ड बनता है, जिससे कि उन्हें पूरे भारतवर्ष में कहीं भी मुफ्त में दवाएं मिल सकती है। साथ ही वैसे मरीज जो किसी की अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले हैं, ऐसे लोगों को अस्पताल के डॉक्टर, नर्सेस और कर्मचारियों की ओर से गोद लिया जाता है, जिससे कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में उचित पोषित भोजन मिल सके। ये जानकारी दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य 2024 तक उत्तराखंड को टीबी से मुक्त करना है। सभी अस्पतालों में ये टीबी की जांच और टीबी की दवाइयाँ सब निःशुल्क दी जाती हैं। अगर वो धनात्मक पाया जाता है कि टीबी आ गई है तो उस केस में उसका एक निक्षय आईडी बनती है और वो कहीं भी जाएगा इंडिया भर में तो उस निक्षय आईडी के थ्रू उसको सभी दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। आप देखिए ना कि ज़्यादातर मरीज जो टीबी के होते हैं वो यंग एज ग्रुप के ज़्यादा होते हैं, जो अपने परिवार की रोजी रोटी चलाते हैं। वो उनके घर का खाना पीना चलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे केस में सभी गणमान्य लोग सामने आए हैं, जिसमें हमारे यहाँ से तो डॉक्टर, नर्सेज और इवन जिन्हें हम क्लास 3 या क्लास 4 कर्मचारी बोल सकते हैं, उन लोगों ने भी मरीजों को गोद लिया है। उसमें उनको हम लोग खाना पीना उनको हम प्रोवाइड कराते हैं। लक्सर में भारत रक्षा मंच संगठन ने तिरंगा यात्रा स्थगित कर दी है। प्रांतीय तिरंगा यात्रा के आयोजक और उत्तराखंड में भारत रक्षा मंच के संयोजक संगठन मंत्री आशीष वाजपेयी के मुताबिक उनके प्रांतीय संरक्षण सदस्य का देर रात आकस्मिक निधन हो गया है। उन्होंने बताया कि कई हफ्तों से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसलिए कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। वहीं अपने वरिष्ठ पदाधिकारी के निधन की सूचना से संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। यात्रा पखवाड़ा आज तीसरा चरण था, किंतु दुर्भाग्य से हमारे प्रांतीय संरक्षक रोहतास सिंह जी का आकस्मिक निधन होने से ये कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ रहा है। ये अगला कार्यक्रम जो है संगठन तय करेगा, उसकी तिथि जो बाद में आपको स्थगित कर दी जाएगी। मैं रोहतास सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करे उनके श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारा संगठन का कार्यक्रम पूर्ववत आगे चलता रहेगा। हम लोगों ने कई हफ्तों से इस तिरंगा यात्रा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हम लोग पूरी अंतिम तैयारी थी, आज पूरी तैयारी थी। सुबह लोग कार्यकर्ता आ भी गए थे, लेकिन हमें रात को 1:30 बजे पता चलता है कि हमारे प्रांतीय संरक्षक जो कुंवर रोहतास सिंह जी, जो साकार भारती के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हमारे पिता तुल्य थे, हमें मार्गदर्शक करते थे, हम उनके नेतृत्व में संगठन का काम कर रहे थे। तो उनके गुजर जाने के बाद न ये न्याय संगत है न ये तर्क संगत है, तो हम सभी पदाधिकारियों से आपस में चर्चा किए कि क्या करना चाहिए। तो उन सभी लोगों के एक मत होकर निर्णय हुआ कि इस यात्रा को हमें स्थगित कर।
लक्सर तहसील परिसर में एडवोकेट एसोसिएशन ने नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें क्षेत्र के न्यायिक अधिकारियों ने अलावा पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान और लक्सर कोतवाल अमरचंद शर्मा के अलावा एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पवार ने संबोधित किया और अपने संबोधन के जरिए क्षेत्रवासियों को नशे के प्रति जागरूक रहने की अपील की। साथ ही क्षेत्र में नशा संबंधित तमाम गतिविधियों पर अंकुश स्थापित करने के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ सहभागिता प्रदान करने के लिए भी कहा। रोकथाम के अलावा हम लोगों ने जागरूकता अभियान भी चलाए हैं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मिशन 2025 तक नशा मुक्त करने का एक अभियान प्रारंभ किया हुआ है। ऑनरेबल डीजीपी साहब और हमारे जिले के उच्चाधिकारियों द्वारा भी इसमें हमें निर्देशित किया है। हम चौपाल के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अपना मुखबिर तंत्र, इंटेलिजेंसी सभी पहलुओं पे काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर जनता का सहयोग बराबर रहा तो काफी हद तक अपेक्षाकृत इसमें कमी आएगी। एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से नशा मुक्ति अभियान जागरूकता अभियान था। ये मैंने आज पहली बार हमने जागरूकता नशे के प्रति जागरूकता के लिए करा है कि नशा बहुत खराब चीज है और इसमें हमने आज एक छोटा सा कार्यक्रम करा था तहसील परिसर में। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। जो अपने गार्जियन है उन्हें पता रहना चाहिए कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, क्या मोबाइल पे क्या देख रहा है, क्या एक्टिविटी है, उसके बारे में देखना चाहिए कि वो क्या क्या करता है, क्योंकि शुरुआत घर से ही तो होती है। माँ बापों को पता रहना चाहिए कि उसका बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, मोबाइल चेक करना चाहिए। नशे की वजह से ही दुनिया भर के अपराध हो रहे हैं। आज नशा परिवार में, समाज में एक विष का काम कर रहा है। तो मेरी सभी से ये गुजारिश है कि वो अपने को भी देखें, अगर कोई नशा करता है परिवार में, और अपने बच्चों को भी देखें। जब तक व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक इस बीमारी से हम दूर नहीं हो पाएंगे, भाग नहीं पाएंगे। अगर हम व्यक्तिगत रूप से अपने बच्चों को देखेंगे क्या करता है, क्या नहीं करता है, कहाँ जाता है, किसकी संगत में है, अगर हम इन चीजों को देखना अगर शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से जो आजकल के जो बच्चे हैं जो नशे की लत में पड़ गए हैं वो नशे की लत से बचेंगे। शिक्षा विभाग जल्द ही 2364 पदों पर भर्ती शुरू करने जा रहा है। प्रत्येक कर्मचारियों को हर महीने 15,000 मानदेय दिया जाएगा। स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होने वाली आउटसोर्स भर्ती में स्कूल के गांव के स्थानीय बेरोजगार को ही प्राथमिकता दी जाएगी। गांव से अभ्यर्थी न मिलने पर संबंधित स्कूल के न्याय पंचायत के बेरोजगार को पहला मौका दिया जाएगा। आउटसोर्स एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें नियुक्ति का मानक तय कर दिया जाएगा और शिक्षा कार्यालय में 334 पदों पर भर्ती की जानी है, जबकि 2030 पद स्कूलों के लिए तय किए गए हैं। अधिकारियों के कार्यालयों में संबंधित ब्लॉक और जिले के बेरोजगार का चयन किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया ये निर्णय स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। ये निर्णय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब गांव के बेरोजगारों को उनके ही गांव में नौकरी मिलने के जो हैं संभावनाएं बन गई हैं। आमतौर पर गांव के बेरोजगारों को दाएं बाएं जाना पड़ता है, दिक्कत होती है। और दूसरी ओर शिक्षण संस्थाओं में अगर बाहर के व्यक्ति आकर के काम करते हैं ग्रुप डी में, तो वे आमतौर पर वहाँ रुकते कम हैं और अपने स्थान पर नहीं रहते। लेकिन अगर गांव का ही युवक वहाँ पर रहेगा तो निश्चित तौर पर जो हमारे विद्यालय हैं उनमें उसकी उपस्थिति बनी रहेगी और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी की स्थिति है उसके समाधान के लिए भी ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने चुनाव लड़ने और टिकट मांगे जाने की बात का खंडन किया है। उन्होंने इसे अफवाह बताया और कहा कि उन्होंने कभी ऐसी मंशा जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा कि हम संत हैं और संतों का जीवन पूजा पाठ, स्नान, ध्यान आदि करने का होता है। संतों का काम राजनीति करना नहीं है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष से सवाल पूछे जाने पर कहा कि अगर आगामी चुनाव में पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे। इस पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी किसे टिकट देती है, किसे नहीं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि पार्टी जिसे भी टिकट दे वह सही इंसान होना चाहिए।
उछाला गया है, कहीं लोग मेरे से खफा भी हो गए हैं, बोले महाराज चुनाव लड़ रही है और मुझे जानकारी ही नहीं है। टिकट किसी को भी मिले, व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, जो व्यक्ति सबका काम करे। इसमें संत या गृहस्थी का अर्थ नहीं है। संत गृहस्थी सब एक है और संत भी आपके ही समाज से आते हैं। संत कहीं ऊपर से नहीं आते, संत भी यहाँ से ही आते हैं। इसीलिए टिकट किसी को भी मिले, चेहरा अच्छा होना चाहिए। अच्छे का अर्थ है जो सबके सुख दुख में काम आए। तो देखिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने चुनाव लड़ने और टिकट मांगे जाने की बात का खंडन किया। टिकट मांगने की बात का खंडन किया गया है। संतों का काम चुनाव लड़ना नहीं है। टिकट जिसे भी मिले वह सही इंसान होना चाहिए, ऐसा महाराज ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हरिद्वार पहुंचने पर कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद घेराव करने जा रहे एनएसयूआई और युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दूधाधारी चौक से हिरासत में ले लिया। कांग्रेसियों का कहना है कि एक और मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। उत्तराखंड में भारी आपदा आई हुई है, लेकिन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिद्वार पिकनिक मनाने आए हुए हैं। बता दें, इस मौके पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प भी हुई। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनने आ रहे थे, और जबकि उन्हें उत्तराखंड के जो बेरोजगार युवा हैं, जो छात्र हैं, उनके मन की बात सुननी चाहिए थी। हम उसी की अपील के लिए उनको काले झंडे दिखाने गए थे कि आप नरेंद्र मोदी जी के मन की बात न सुनकर के इस उत्तराखंड के और देश के बेरोजगार युवाओं के मन की बात सुने, छात्रों के मन की बात सुने। उसी को लेकर के आज हमने उनको प्रदर्शन करा, काले झंडे दिखाए। हमारी ये मांग थी कि सीयूईटी परीक्षा को रद्द करा जाए, एचएनबी की जो परीक्षा चालू हुई है, और जो यूके SSSC घोटाला है उसको उजागर करा जाए। अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, उसके पीछे कौन है मास्टरमाइंड, उनको फांसी दी जाए, उनका नाम खोला जाए वीआईपी का। उसी को लेकर के आज संयुक्त हमने, एनएसयूआई ने, यूथ कांग्रेस ने और कांग्रेस सेवा दल ने मिलकर के आज उनका विरोध प्रदर्शन। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।